चैप्टर स्टार्ट होने वाला है न्यूक्लियाई। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, न्यूक्लियाई का सिलेबस बहुत कम हो गया, रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल हटा दिया है हमारे सिलेबस। जो नीट का सिलेबस है उसे रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है। अल्फा बीटा गामा आइसोबार आइसोमर ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो हमारा न्यू सिलेबस है। तो हमारा न्यूक्लियाई में सबसे पहला पढ़ने वाले हम मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन, आपको याद हो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप एटम क्या होता है यस सर। और उसका बेसिक सारी चीजें, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास, ये सारी चीजें पढ़ के आओगे। पढ़ के आए हैं सब लोग? यस सर। यस सर। वो तो भाई पढ़ना बनता है ना, पढ़ के आना भी चाहिए था। ठीक है, वैसे आता भी होगा आपको, अगर नहीं भी पढ़ गया तो आता होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बेसिक है। तो अभी हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, मास एनर्जी रिलेशन देखेंगे, और इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने क्या किया था? उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में। एक्चुअली उनसे पहले कौन थे? थॉमसन चचा थे। थॉमसन चचा ने क्या बोला था? थॉमसन चचा बोले थे, चलो थोड़ा सा हम थॉमसन चचा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डाल्टन का। एक्चुअली डाल्टन चचा क्या बोले थे? बताएगा कोई डाल्टन चचा क्या बोले थे? डाल्टन चचा बोले थे कि हमारा जो एवरी मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। एटम से मिलके बना होता है, और ये कैसा है? एटम क्या है? अनब्रेकेबल है। उन्होंने बोला था डाल्टन चचा ने कि हर एक मैटर जो है, मैटर मेड ऑफ एटम्स। और इसी को बेसिक आइडिया बताया था उन्होंने। बेसिक जो मास बताया, इससे छोटा कोई होता ही नहीं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद में रदरफोर्ड चचा आए। रदरफोर्ड नहीं, सॉरी, थॉमसन। थॉमसन चचा आए। थॉमसन चचा ने क्या बोला था? बताएगा कोई? थॉमसन चचा ने बोला भैया एटम तो होता है, एटम के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसमें मास जो होता है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन उस ऐसे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। ये बोला था यस सर। थॉमसन चचा ने। लेकिन थॉमसन चचा को गलत प्रूफ, देखो डाल्टन को गलत प्रूफ किया किसने? थॉमसन ने। थॉमसन को गलत कौन प्रूफ करेगा? रदरफोर्ड। रदर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यस अल्फा सर। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि जो हमारा जो एटम है, एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक्चुअली में उसका मास पूरे एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, और मूव करके 10⁻⁻⁸ के बाद में इसी में अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो गिर जाता है। इसीलिए ये क्या बोले थे? ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। एक्चुअली में मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है? पूरे एटम का रिवीजन करवा रहा हूं जो एटम चैप्टर में हम पढ़े। यस सर। अब रदरफोर्ड चचा जब इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे, उसके बाद कौन आए थे? बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल। यस, उसके बाद आया था बोहर्स मॉडल। बोहर बोहर चचा ने क्या बोला था? बोहर चचा बोल पाए थे ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये किसके लिए? ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम।
वन इलेक्ट्रॉन बोलूं या फिर मैं बोलूं ओनली फॉर हाइड्रोजन। इन्होंने बोला था कि जो एटम मेरा ऐसे होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरे ऑर्बिट्स में रोटेट करता है। लेकिन मुझे एक ऑर्बिट के बारे में पता है, बाकी सबके नहीं पता, वो रोटेट करता है उसके अराउंड। यस सर। अब उसी अराउंड रोटेट करने की वजह से हमने कुछ इक्वेशंस निकाली थी, एनर्जी इक्वेशंस। उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। यस ये सर। सारी चीजें हमने पढ़ी थी, फॉर्मूले यस। लिखे थे। स्पेक्ट्रम में देखा एनर्जी लेवल कब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। विजुअल रीजन देखा हमने, 5 वो देखी थी। कौन क्या देखी थी? लेमन, बाल्मर, लाइमर, पास्चर, ये ब्रैकेट सारी और चीजें देखी थी। पॉफर। यस सर। हाँ, ये सारी ये पांचों की पांचों को देखी थी, सीरीज देखी थी। उसके यस। बाद में हमारा एटम्स के बारे में सारी चीजें खत्म हुई थी। तो एटम का फंडा क्लियर हुआ अभी तक जो पढ़े हैं? बोलो। यस सर। है? ठीक है। तो हमारा ये समझ लो कि 10-12 मिनट चली गई इसी में। ठीक है, बट कोई ना। अब हम आते हैं मेन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पर। अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपकी हेल्प कैसे चाहिए? कि आप जो चीजें पढ़ी हुई हैं इसमें से थोड़ा सा फास्ट रेस्पॉन्स करिएगा, जिससे कि हम अपना और बची हुई चीजें पढ़ सकें। देखो, न्यूक्लियस का होता है एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सपेक्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन हैज टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, कोई बताएगा क्या? हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट कितना होता है? सर 1 होता है। मास? सर मास भी 1 होता है। 1 ही होता है 1H1 होता है। और न्यूट्रॉन किस किस का डिफरेंस होता है? वेट माइनस वेट माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर। अब वो भी 1 है, ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0। इसीलिए 0। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। यस हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो उसने क्या बोला? देखो, आपको एक बहुत अच्छी थ्योरी बताऊंगा आज मैं, मास के बेसिस पे, देखिएगा मजा आ जाएगा एकदम। तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट ओनली 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज एंड मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। उसका माइनस के 31 होता है ना केजी इलेक्ट्रॉन का। यस सर। यस सर। इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 27। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इज आल्सो फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं? उससे ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। एक्चुअली में प्रैक्टिकली टूट चुका है, बट अभी जो हमारे सिलेबस में है हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल मान के पढ़ेंगे। और न्यूट्रॉन का जो सिलेबस वो होता है, मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। तो लमसम दोनों का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। तो इसमें 1.67 है, 10⁻⁻27 इसमें 1.675 है। तो हम जनरली यूज करेंगे ना, जनरली हम यूज करने वाले हैं, सेम यूज करने वाले हैं मासेस को। तो जब तक यूज सेम करेंगे, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग से न दिया हो, तब हम सेम यूज नहीं करेंगे। और अगर नहीं दिया है तो हम सेम मास यूज करेंगे। कौन सा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर हुआ इतना? यस सर। उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? सेम एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिवाइज करके आए हो? सर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक मास नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर इज सम नंबर ऑफ
protons Proton number of neutrons in a nucleus is known as atomic mass Atomic number. mass. कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, उन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, उसके बाद हमारा ए क्या होता है? जेड प्लस एन। जेड प्लस एन। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। याद रखिएगा, ए इक्वल टू जेड प्लस। एएमयू क्या होता है ये तो बता दो भाई। एएमयू क्या होता है? 1 एएमयू कार्बन से रिलेटेड है कुछ? Is equal to 10 की पावर -27. नहीं, 1 एएमयू बोलते किसको? डेफिनेशन। 1/12 mass of फिर carbon. 1/12 mass of 1/12 carbon. mass of Carbon. Carbon 12. yes, 1/12 mass of carbon. Yes, 1/12 mass of a one carbon atom. तो 1 कार्बन एटम 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 मास होता है कार्बन का, और 6.023 × 10⁻23 ग्राम्स। ये क्या होता है भाई? ये क्या है भाई? ये कोई बताएगा मेरे को क्या है ये? Avogadro Avogadro's number. एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें एएमयू का पता चल गया भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻27। तो लमसम अगर मैं बोलूं 1 एएमयू भी मेरा किसके इक्वल हो रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के, सॉरी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इनके मास के ही लमसम सेम है, सिर्फ एक ही तो पॉइंट ही तो 1.66 है, इसमें 1.67 है, बस इतना ही तो अंतर है। तो कभी अगर भूल भी जाते हैं कैलकुलेशन में, तो आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 1 एएमयू तीनों को सेम रख दे तो तब भी आंसर नियर अबाउट करेक्ट आएगा। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद हम देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे? न्यूक्लियस डज नॉट हैव शार्प एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री। एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो न्यूक्लियस बिल्कुल गोल नहीं होता, बिल्कुल गोल नहीं होता। थोड़ा सा, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती है, लेकिन वो कितना इरेगुलरिटीज होती है? ओनली टोटल वॉल्यूम का 10%। अगर मैं मान लो न्यूक्लियस को बोल दूं स्फीयर मान लूं, तो उसमें एरर कितना होगा? लेस देन 10%। तो हम कैलकुलेशन के लिए उसको क्या मान लेते हैं? एक स्फीयर मान के चलते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्फीयर मान के चलेंगे तो क्या होगा? उसकी रेडियस भी होगी भाई, होगी कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो जो हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है, वो होती है R = R0 A⁻⁴। अब ये R0 क्या होती है? R0 सबके लिए कांस्टेंट होती है, हर एक न्यूक्लियस के लिए R0 एक तरह से मान लो कांस्टेंट है। 1.2 × 10⁻⁵ मीटर इज अ कांस्टेंट विच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई एंड A इज मास नंबर। अभी हम मास नंबर पढ़े थे। A क्या था भाई? A का फॉर्मूला क्या था? Z + N। आगे नहीं? Yes sir. एटॉमिक नंबर या फिर बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम ए बोलते थे। Yes sir. तो मेरा जो साइज है, एटम का जो साइज है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? A⁻³ 1/3 के। यानी कि बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ ए मेरा रेडियस डिपेंड करती है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है जनरली 1 फर्मी मीटर से 10 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर कितना होता है भाई? कोई बताएगा? 10 की पावर -15। यस, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालोगे फिर? उसको स्फीयर मान लिए ना? स्फीयर मान लिए कि नहीं मान लिए थे उसको? Yes sir. Yes sir. स्फीयर मान लिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। Yes sir. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³। आर की जगह क्या पुट कर दो? R0 A⁻⁴ 4/3 पाई R0 का क्यू हो जाएगा, और इसकी A⁻⁴ है, उसका क्यू करोगे तो कितना होगा? ए बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई R0 का क्यू इंटू ए। क्लियर है यहां तक? Yes sir. यानी कि हमें यहां से पता चला
देखो आर नॉट मेरा कांस्टेंट है, पाई मेरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। Yes, sir. अगर मुझे कहीं से प्रोपोर्शनलिटी साइन वॉल्यूम का और ए के साथ में कहीं ढूंढना हो तो बोलेंगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हमें ये पता चला तो वहां से अच्छा वॉल्यूम आ गया, रेडियस आ गई, तो डेंसिटी को कहां छोड़ सकते हैं? आपको याद हो तो किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया था कि हमारा मास कंसंट्रेटेड है। उससे पहले क्या था हमारा? थॉमसन चचा तो ये बताए थे ना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. तो उसकी जो कंसंट्रेटेड मास है हम उसकी डेंसिटी चाहते हैं कि जो एटम है उसमें। देखो एटम और न्यूक्लियस में कितना फर्क होता है। आप मान सकते हो कि अगर ये रूम मेरा एटम है, रूम को अगर मैं एटम मानूं तो एक छोटी सी सुई की नोक होती है, छोटी सी सुई की नोक, Yes, sir. sir. उतना साइज मेरा किसका है उसके न्यूक्लियस का है। Nucleus. तो सोचो इतने बड़े एरिया का वॉल्यूम कहां पे कंसंट्रेटेड है? एक सुई की नोक पे, सुई की नोक पे कंसंट्रेटेड। तो उसके अंदर है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सोचो कितना ही छोटा काम होगा, कितनी छोटी बात लेवल की बातें हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है ए एएमयू है। तो ए इंटू एएमयू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। और हमें वॉल्यूम हमें पता है कितना 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ये वाला वॉल्यूम है हमारा सिंपल। हमें चाहिए डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Mass upon Mass यहाँ volume. से upon volume. यहाँ से वॉल्यूम को आर नॉट की वैल्यू डाल के, आर नॉट की वैल्यू पुट करके, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻15 पुट करने के बाद में हम यहाँ से निकालने वाले हैं क्या? ए के टर्म में। ए के टर्म में वॉल्यूम आ गया 7.24 इंटू 10⁻⁻के 45 ए। किसके टर्म में आ गया ये? न्यूक्लियर वॉल्यूम ए के टर्म में। अब ए के टर्म में जैसी वॉल्यूम आ गया, हमें डेंसिटी चाहिए, तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास, मास क्या है मेरा? ये है। ए के टर्म में मास है, ए के टर्म में वॉल्यूम है। तो देखो मास क्या है मेरा? जैसे आप बोलोगे रो इक्वल टू एम अपॉन वी। एम क्या है मेरा? ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वॉल्यूम क्या है मेरा? 7.21 इंटू 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मेरा रो कितना आ जाएगा? 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। देख रहे हो डेंसिटी? Yes, sir. Yes, sir. न्यूक्लियस की डेंसिटी देख रहे हो? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब न्यूक्लियस में इकट्ठे कर लूं कहीं पे, 1 मीटर की न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ओनली इकट्ठे कर लूं तो उसका वेट कितना होगा? सोचो कितना? 2.29. 9 इंटू 10⁻17। मतलब समझ पा रहे हो कितना वेट होगा? Yes, sir. Yes. बहुत हैवी वेट होगा। अर्थ का वेट कितना होता है कोई बताएगा? Sir, किसका? अर्थ का वेट क्या है? Six. अर्थ का वेट है आपका 10⁻24 के आसपास, या फिर बोले 6 इंटू 10⁻24 kg अर्थ का वेट। तो अर्थ का वेट 24 kg है। सॉरी मास, सॉरी मास ऑफ अर्थ आपका है 6 इंटू 10⁻24 kg। लमसम इधर उधर हो सकता है, ये 5.98 कुछ ऐसा होता है, पर मैंने 6 मान लिया। तो देखो ये 10⁻24 है, ये 17 है। कितने पावर का डिफरेंस है? बस 3, ये 4, ओनली 10⁻7 का डिफरेंस है। सोचो अर्थ कितनी बड़ी है। Yes, sir. अर्थ कितनी बड़ी है और ये न्यूक्लियस कितना छोटा है। डेंसिटी देखो, 1 मीटर क्यूब एरिया में अर्थ से ज्यादा वेट हो जा रहा है भाई। अर्थ के मतलब 1 मीटर क्यूब में अर्थ के कंपेरिजेबल वेट हो जा, मास हो जा रहा है इसका। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हैवी है। ये मान लो इस लेवल का कोई मटेरियल है ही नहीं दुनिया में, अभी तक कोई मटेरियल है ही नहीं। न्यूक्लियस की डेंसिटी है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, सो ऑल न्यूक्लियाई पॉसिबली प्रोसेसेस नियरली सेम डेंसिटी। देखो यहाँ पर डेंसिटी कहीं मास नंबर पर डिपेंड कर रही है क्या?
देखो डेंसिटी जब थी तो देखो मास m पे कहीं डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब m मतलब ए पे, यहाँ पे ए पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ए के टर्म में आ गया, ये भी मेरी ए के टर्म में आ गई, और मेरा ये भी ए के टर्म में आ गया, आया कि नहीं? Yes, ए sir. से ए Yes, कैंसिल sir. हो रहा था, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया था, ए है यहाँ पे, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसके हमारा ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जितने भी एटम होंगे उन सब की डेंसिटी लमसम सेम। द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो तो हम देख ही चुके हैं। सच हाई डेंसिटी आर फाउंड इन व्हाइट डॉर्फ स्टार विच इज कंटेन मेनली न्यूक्लियर मैटर। ये मॉडर्न फिजिक्स की बात हो गई, रिसर्च की। न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। अब जो डेंसिटी उसमें है ना न्यूक्लियस में, वो भी सेम नहीं होती भाई। देखो एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। It has maximum value at center and decrease gradually as we move away from the nucleus। जैसे मान लो ये मेरा एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इसके सेंटर पर जो मेन सेंटर होगा वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। जैसे जैसे सेंटर से दूर आओगे डेंसिटी कम होती है। कम हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ Yes, देखो, sir. न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच डेंसिटी 1/2। देखो उसने बोला है न्यूक्लियर रेडियस किसको बोलेंगे भाई, ये डेफिनेशन दी है कि अगर डेंसिटी उसकी सेम नहीं है तो न्यूक्लियर रेडियस हम बोलेंगे किसको, हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर रेडियस जहां पे सेंटर की डेंसिटी का हाफ तक डेंसिटी हो। जैसे मान लो कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है, जूम कर दे रहा हूं, जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, अब यहां पे डेंसिटी है, मान लेते हैं कि 10 मीटर, 10 केजी पर मीटर, एग्जाम्पल लिया है मैंने बस, 10 केजी पर मीटर की डेंसिटी है, ठीक है। अब 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा ना, तो यहां से जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, जिस जगह पे जाके डेंसिटी मेरी, इस जगह पे मान लो जाके मेरी डेंसिटी है कितना, 5 केजी पर मीटर की, तो मैं रेडियस इसको आर लूंगा एटम। जहां पे सेंटर की डेंसिटी का हाफ डेंसिटी हो रही है उसी रेडियस को हम क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस लेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये में आते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो न्यूक्लियर आपको याद हो तो एक न्यूक्लियन आपको उसमें पढ़ाया होगा, अच्छा आपको नहीं पढ़ाया वो, फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना फिजिकल वर्ड, हमारा Yes, जो sir. न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उनके Yes, sir. बीच में एक फोर्स लगता है, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्योंकि देखो हमारा होता क्या है, जैसे हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन किसी एक बहुत छोटी जगह में है, जैसे मान लो 2 प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को पास में रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को, क्या वो रिपेल करेंगे? Yes, sir. वो रुके कैसे फिर न्यूक्लियस के अंदर? वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसको, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, पी दे देता हूँ प्रोटॉन पे, ये प्रोटॉन है और ये कुछ न्यूट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है। तो इन सब को जो अंदर है इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Nucleons. इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है, स्पेलिंग गलत हो गई, ONS होना चाहिए था, ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है वो एक्चुअली में दुनिया में, वर्ल्ड में, सब यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस के बीच में ही काम करता है, और वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब
3 to 5 फर्मी मीटर के बीच की डिस्टेंस होती है लमसम। आपके प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में 10⁻⁻15 मीटर के करीब डिस्टेंस होती होगी। उस लेवल तक की डिस्टेंस के बीच में लगता है वो फोर्स, जो कि डिस्टेंस आप क्लोज टू जीरो ही मान सकते हो। वेरी मच डिपेंड ऑन डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी या फिर हम न्यूक्लियस से थोड़ा सा आगे चले, न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाता, बोलते थे हम कहीं और नहीं लगने वाले। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता एक्चुअल में भाई। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन एक अलग से फोर्स है जो नेचर ने दिया है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वो नहीं, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, सबके बीच में, एक दूसरे के बीच में लगता है। वो स्पिन डिपेंडेंट, it is a stronger between nuclear having same sense of spin, between nucleons having opposite sense of spin। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन। भाई हमारे जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है उससे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या वो Yes, स्पिन भी sir. कर रहे होंगे? और Yes, हमारा sir. Yes, sir. न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा होगा। तो दोनों के स्पिन करने का सेंस अपोजिट होगा। और उसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। कब? जब इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10⁻⁸ 0.8 पर -15. मीटर, या फिर बोलो 0.8 इंटू 10⁻⁻15 से अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव होगा। और अगर इससे कम डिस्टेंस है तो वो रिपल्सन, सॉरी, रिपल्सिव होगा। हाँ सॉरी, रिपल्सिव होगा। ये हमारे फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। आई बात समझ में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन कर दो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 6C12। 6C12 की डेंसिटी बताओ। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? 12 MP। 12. MP मतलब 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, 4/3 पाई आर क्यू क्या था हमारा, आर नॉट ए की पावर 1/3। 1/3. करो वही। हिंट दे देता हूं आपको कि आपकी किसकी वैल्यू, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा क्या होगा, 12 इंटू क्या, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये मास होगा। Yes, sir. वॉल्यूम क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यू। और आर क्या है मेरा, आर क्या होता था, 4/3 पाई। अगर मैं उसकी बात करूं तो आर नॉट का क्यू इंटू ए भी तो, ये भी तो था हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। Yes, sir. आर नॉट की वैल्यू आपको, आर नॉट की वैल्यू क्या थी, 1.2 आर नॉट into की 10 वैल्यू, की power -15. यस, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। आर नॉट की जो वैल्यू थी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ये थी। अब जरा पुट कर दो और आंसर निकाल दो।
देखो मैं बताता हूँ जरा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है इसमें। देखो, हमारा डेंसिटी चाहिए तो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है मेरा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। आर नॉट की वैल्यू क्या थी, कोई बताएगा मुझे? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। इसका क्यूब कर दूं इंटू Yes, sir. ए। ए इंटू ए। ए क्या है, ए क्या है, 6. ए बताओ। ए क्या है इसमें, ए क्या लिखूं? अरे 6. 12 होगा ना, Atomic mass 12. Yes, 12 sir. होगा ना ए 12। अब जरा इसको जब सॉल्व करोगे आप, क्या कैसे करें सॉल्व? 3 को ऊपर भेजो पहले, इधर से शांति लाओ। 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1.2 का क्यूब इंटू 10⁻⁻45 इंटू 12। देखो 12 से 12 12 से कैंसिल 12 हो कैंसिल गई. हुआ, और 1.6, इसको 4 जब से सॉल्व करोगे तो 1.66. लमसम लमसम 10⁻17 में आंसर आएगा। तो 2.5 नहीं 2.4, 2.4 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब के करीब आंसर आएगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं एनर्जी मास रिलेशन। मास इज अ प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एक्सिस्ट। मास इज अ आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला ई बराबर एमसी इसका है, बड़ा फेमस भी है और बड़ा कंफ्यूजिंग। इन्होंने क्या बोला था, इनका कहना था कि एक्चुअली में मास कुछ है ही नहीं, सब कुछ एनर्जी है। ये बोलते थे कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट, मान लो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मान लो 10 किलो का है, 10 किलो का मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं उसको कुछ एनर्जी दे रहा हूं, अगर मैं उसको कुछ एनर्जी दे रहा हूं, मान लो मैंने दिया उसको 100 जूल, 100 जूल एनर्जी दी, तो उस 100 जूल एनर्जी देने की वजह से उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मास आएगा। ये कौन कहता था? आइंस्टीन दादा बोलते थे। आइंस्टीन बाबा की बहुत इज्जत है भाई मार्केट में, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला था Yes, sir. कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 किलो है, 12 केजी है, मैंने इसको 100 जूल एनर्जी दी, तो ये बोलते थे कि जो इसका टोटल मास जो आएगा, वो एक तो मास ये आएगा एम, एम यानी कि 12 किलो प्लस कितना आएगा, एम कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या आएगा भाई, 12 प्लस एक्स्ट्रा, यहां से मास निकालो, एक्स्ट्रा आएगा मेरा ई अपॉन सी स्क्वायर। ई क्या है मेरी 100 जूल है, 12 प्लस 100 डिवाइडेड बाई, ये क्या है 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 18, 16 हो Sir. जाएगा। सी स्क्वायर करोगे, है ना? Yes, अब sir. इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि जब 10⁻16 का डिवाइड करोगे 100 में, कितना छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ये आइंस्टीन चचा बोल के गए। एक्चुअली में जो हमारे पास मास है वो मास है ही नहीं, वो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी बॉडी के पास। मतलब आपका वेट अगर 70 किलो है, अगर आपका वेट 70 किलो है, तो एक्चुअली में आपका वेट नहीं है या मास नहीं है, वो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास है। लेकिन उनकी बात आगे चल के प्रूफ भी हो, कैसे? एक बात बताओ आप मुझे कि आपका वेट 70 किलो है, 70 किलो मास है आपका, आपने 15 दिन खाना नहीं खाया, 15 दिन खाना नहीं खाया, काम करते रहे सारे, जैसे क्लास ले रहे वैसे ले रहे, सब चीजें वैसे ही करते रहे, 15 दिन खाना नहीं, या फिर नवरात्रि जब व्रत रहते हैं, चलो खाना खाने की छोड़ते हैं, नवरात्रों में व्रत रहते हैं, खाते हैं हल्का फुल्का, खाते भी हैं, खाना पूरा भरपेट नहीं खाते, क्या वेट कम होता है? Yes, sir. कौन कौन रहा है, पहले तो ये होता फास्ट, कौन कौन रहा है?
एक बच्ची ने हाथ उठाया भाई। गर्ल्स ज्यादातर रहती हैं वैसे। 3 बच्चियों ने हाथ उठाया। झूठ मत बोलना, व्रत वाली बात है। यस झूठ सर। बोलना। 5 बच्चियों ने हाथ उठाया। तो आपको पता होगा कि आप कभी एक अगली बार जब नवरात्रे आए ना, तो एक काम करना, अपना वेट तौलना नवरात्रे से पहले, व्रत रहने से पहले, एक दिन पहले कहीं भी तौल लेना, कोई भी जुगाड़ हो वेट तौलने की, वहां पे तौल लेना। लेकिन अच्छे से तौलना। हो सके तो कंप्यूटर कंप्यूटर वाला वो हो, वेट वेइंग मशीन, उस पर तौलो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। उसके बाद जब नवरात्रे खत्म हो जाए, 9वें दिन, जिस दिन खाना खाने के लिए तैयार रहते हो ऐसे कि आज तो बहुत सारा खाए, उस दिन से खाने से पहले, खाने से पहले एक बार और तौलना। आपको वेट में लॉस नजर आएगा। क्यों होता है ये? सर अगर क्योंकि मेरा मास एनर्जी नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? बायो वाले सर हो आप? क्योंकि जैसे कि अगर हम जैसे कि खाना खाते हैं ना, जैसे आपने बताया कि नवरात्रि के पहले, उसमें हम पहले खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उस फूड से जो ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी मिलती है। जब हम व्रत रखते हैं तो वो एनर्जी उतने अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं मिलती है, इसीलिए हमारा वेट लूज हो जाता है। वो एनर्जी फिर कहां से मिलती है सर बॉडी को? जब आप सारे काम कर रहे हो तो एनर्जी तो आ रही है बॉडी में काम करने के लिए, तो कहां से मिलती है फिर वो? तो सर जो पहले खाना खाया होता है उसको वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए उससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। देखो, होता क्या है कि वैसे मैं बायो का हूं नहीं, बट आई थिंक जो मैं सोचता हूँ, मे बी अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है? जैसे मैंने आज खाना खाया, मैं आज दावत में गया, दावत में गया और मार दिया पनीर एकदम दबा के, ज्यादा खा लिया, मतलब मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत थी, फॉर एग्जाम्पल माने तो 100 जूल की, मैंने खा लिया 400 जूल का खाना। बॉडी के पास एनर्जी कितनी एक्स्ट्रा हुई? 300 जूल। 300। 300 जूल एक्स्ट्रा हुई। अब वो एनर्जी बॉडी बॉडी क्या करेगी एनर्जी की? वो फैट के टर्म में स्टोर जमा कर करेगी। लेगी, यस सर। स्टोर कर लेगी। अब वो क्या करेगी, बॉडी भी बड़ी टैलेंटेड है, स्टोर कर लिया। अब जब आप फास्ट रहे, मतलब पहले एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होके क्या बन गई? मास बन गई, बन गई मास। यस सर। नहीं, इकट्ठी हो गई, मास बन गई। अब मान लो आपने ऐसा किया, पूरे शादी सीजन 1 महीने लगातार खाया पनीर, खूब धुआंधार, खूब खाया, मतलब आपने 1 महीने में 10 किलो वेट बढ़ा लिया, 10 किलो वजन बढ़ गया आपका। तो वो तौल रहे हो तो वो तो मास है ना आपका, है कि नहीं? यस सर। अब उसको घटाने के लिए आपने 2 महीने फास्ट रखा, 2 महीने फास्ट रखा, पहले एनर्जी थी वो मास में कन्वर्ट हुई, और फिर जब आपने फास्ट रखा तो वही मास द्वारा से कन्वर्ट होकर एनर्जी में, आप एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी की पूर्ति कर रहा है। यस सर। यस और नो? तो क्या यस सर। आइंस्टीन चचा भी सच कहे थे कि भैया मास वास कुछ नहीं होता, सब कुछ कलेक्शन ऑफ एनर्जी है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी है? एनर्जी। यस और नो? यस सर। कलेक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में देखा होगा कि कोई पेशेंट, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे किसी को कैंसर हो जाए या और भी कोई खतरनाक बीमारियां हो जाती, उनकी बॉडी एकदम पतली हो जाती है, बिल्कुल पतली, कंकाल बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि उनकी बॉडी ने जितनी भी एनर्जी बचपन से स्टोर की हुई थी, और वो खाना खा नहीं पा रहे थे बीमारियों की वजह से, और बीमारियों से लड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, होती। और आप अगर किसी से लड़ने के लिए जा रहे हो तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना एनर्जी की। यस सर। जैसे आपने खाना खाया मॉर्निंग में, आज भाई से लड़ाई नहीं हुई, तो कुछ होते हैं ना बच्चे, यार मेरी ना जब तक मेरे भाई से लड़ाई नहीं होती तो मेरा खाना नहीं बचता है। होता है ऐसा किसी के साथ? मेरा तो होता था, तो अभी तो मेरी सिस्टर की शादी हो गई, मेरा होता था ऐसा, जब तक लड़ाई नहीं होती थी खाना नहीं बचता था। तो वो क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पेट की मशीन जल्दी काम करेगी, भाई एनर्जी की जरूरत है, जल्दी पचाओ खाने को। हरी बात यस समझ सर। में है? यस सर। तो एनर्जी एक तरह से क्या है, सारी की सारी क्या है, मास है, और मास क्या है, एनर्जी है। तो ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। आपको अपनी बॉडी से समझ में आया? यस सर। यस सर।
तो जो आइंस्टीन चचा, हम प्रूफ नहीं देखेंगे, प्रूफ इसलिए नहीं देख रहे कि प्रूफ हमारे कोई फायदे का नहीं है। हम सिर्फ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप ये कन्वर्टेबल समझ में आया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब क्या है? यस सर। Yes, sir. अभी फील आ गया, फील आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करोगे। द इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, 0.5 ग्राम अगर किसी का मास है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? वेट बेटा, वेट वेट वेट। मैं अभी आपको एक चीज फील कराऊंगा, मास होता क्या है, देखिएगा। अभी हमारे पास है टाइम इस क्वेश्चन को, ये तो चिंदी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताऊंगा मैं, ज्यादातर लोगों का आ ही जाएगा आंसर ये। तो उसके बाद देखिए, ऐसा फील कराऊंगा ना, आप बोलोगे, डांस करोगे, वाह मजा आ गया, मजा आ गया भाई, फील आ गया एकदम। एक तो आपको अपने बॉडी से भी फील आ गया होगा कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, एनर्जी मास बन के स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, फिर वो एनर्जी बन के फिर से निकलती है, वो सारी चीजें आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। लेकिन वो मास में भी एनर्जी कैसे होती है वो भी देखने वाले हैं यहाँ पर। एकदम फील दिला दें, एक अंदर एटम एटम पे जाके बिठा दूंगा आपको अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जाके बिठा देंगे अभी आप। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रीति आंसर बताओ बेटा। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। जगदीश? Sir, option D. ओके, देखो आपका क्या दे रखा है, आपको मास। दे रखा है Mass. मास, मास दे रखा है 0.5 ग्राम्स। इसको केजी में कन्वर्ट कर दें, 0.005 केजी। हाँ, 0 0 ही होगा, नहीं 3 0 होगा, 1000 में 3 0 है ना, तो 3 0 होगा आगे। अब होगा ना, अरे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 हो जाएगा ना केजी। अब E इक्वल टू लगाओ एम सी स्क्वायर। ई हमें पता करना है, मास हमें पता है 0.005, 0 0 एक और 0 लगाओ, 0.5 इंटू कितना, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। बोलो। यस सर। 0.0005 इंटू 9 × 10⁻, कितना, 16। यस सर। यहां से कितना होगा, कितना होगा बताओ, 9 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 45। सर अब देखो 0.0045 इंटू 10⁻16। जब एक हम काम एक काम एक काम करते हैं, पहले इसको 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 माइनस कर देते हैं इसमें से। 5 इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना, 4 माइनस करेंगे तो कितना 13। बचेगा, 13। अब कर दो, 13 बचेगा, 14 बचेगा। 14। 4 माइनस कर रहे हैं तो 12 बचेगा ना बेटा, 13 14 क्यों बचेगा? 12 में से 4 जाएंगे तभी तो, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेगा ना। तो ये बचेगा 45 इंटू 10⁻12, यानी कि 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए। सर हमने केजी में Sir, कन्वर्ट हमने नहीं। केजी में कन्वर्ट नहीं कन्वर्ट किया। नहीं किया था, यही मुझे पता था आप केजी में कन्वर्ट नहीं करोगे, इसीलिए देखो एग्जामिनर ट्रिक 2020 का क्वेश्चन है,
आप सबसे पहले ऑप्शन डी लगा टिक लगा देते, आपको कंसेप्ट आता था, सब कुछ आता था, तब भी आपसे गलत क्वेश्चन करवा दिया एग्जामिनर। देख रहे हो कितना टैलेंटेड एग्जामिनर, तब Yes, भी सर आपसे गलत करवा दिया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक, आपने ग्राम से कन्वर्ट नहीं किया केजी में। क्योंकि जब जूल में आंसर आ रहा है तो मैं सारी चीजें एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर, ये चीज भूलना नहीं है एग्जाम में। yes, sir. जल्दी करना अच्छी बात है, लेकिन जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देना ये बहुत बुरी बात यस सर। है। ठीक है, सर आपने आंसर 1.5 लिखा अब है। जरा थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं। ठीक है, 4.5 है व्हाट आपने। इज मास? हाँ बेटा बताओ। सर आपने पीछे आंसर में 1.5 लिखा है बट वहां पे 4.5 आएगा। कैसे, कहाँ पे? सर यहाँ पे नीचे। अरे यस यस यस, मैंने 1.5 लिख दिया है, मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। देखो, व्हाट इज मास, एक्चुअली में मास क्या होता है, जरा फीलिंग देखते हैं कि क्या होता है भाई मास। मास क्या होता है कि मान लो कि आपका, चलो मास ले लेते हैं कोई, ये आपका मास है, कोई एम मास का बॉडी है, ये किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा कि नहीं? मेड ऑफ एटम। एटम्स, एटम से मिलके बना होगा। अब एटम्स के बीच में फोर्स लग रहा होगा कोई, जैसे मान लो एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एटम्स के बीच में। अच्छा, एटम्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यस ऐसे सर। ऐसे लग रहा होगा, और एक ये वाइब्रेट भी कर रहे होंगे अपनी जगह पे, भाई वाइब्रेट भी तो कर रहे होंगे ऐसे करके, यस और नो? यस सर। तो ये ट्रैक्शन की वजह से क्या इनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बताओ? यस सर। होगी कि नहीं? सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इनटू, और एक और एनर्जी होगी वाइब्रेशनल एनर्जी, या फिर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसके, इनके पास यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। क्यों होगी? क्योंकि अपनी जगह पे वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, ऐसे क्या, ऐसे करके वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटी, एटम और एटम ग्रेविटेशनल। के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर हुआ यस यहां सर। तक? यस सर। तो पहले हमने मास को लिया, किससे बना था, एटम से। अब हम एक एटम को ले रहे हैं, अगर एक एटम को लें, ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेड अप न्यूट्रॉन ऑफ, से। मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यस सर। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो न्यूक्लियस के बाद में पहुंचेंगी ना। तो माना कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, ये मेरी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, मजे काट रहा है, मौज काट रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये रोटेट कर रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर ये रोटेट कर रहा है तो ड्यू टू रोटेशन क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? होगी यस कि नहीं? सर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, क्या इसको अट्रैक्ट भी कर रहा होगा ये? यस सर। यस सर। हाँ? तो यानी कि मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह से होगी, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो तो होगी कि नहीं होगी? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो इलेक्ट्रिक सर। पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में? यहां तक कोई यस दुविधा सर। किसी को? नो अब सर। जब मैं न्यूक्लियस को ले रहा हूं तो न्यूक्लियस भी मेरा किसी चीज का बना होगा। न्यूक्लियस किसका बना है? मेड अप ऑफ, किससे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इनसे बना हुआ है। तो जब मैं देखूंगा तो मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे, जैसे मान लो ये मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या फिर बोलूं ये क्या है, मेरे न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या है मेरे? यस सर। न्यूक्लियॉन्स।
न्यूक्लियॉन्स है ये सब के सब। अब क्या इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स यस सर। लग रहा होगा ना, रिपल्शन फोर्स ड्यू टू चार्ज। तो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी बिटवीन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? होगी कि नहीं? यस सर। इनके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर बोलूं कि प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इनके बीच में एक फोर्स होता है, कौन सा? अच्छा, ये वाइब्रेट भी कर रहे होंगे क्या अपनी जगह पे? Yes. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाइब्रेट भी कर रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी मेरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, होगी कि Yes, नहीं? sir. यस सर। वैसे आपको बताना तो बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की बात है कि हमने इन इनको भी तोड़ लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिनको हम बोलते हैं क्वांट। एक्चुअली में ये क्वांट के बने, बट मैं इसको छोड़ो, आप यहीं तक रहने दो। अब देखो, आइंस्टीन बाबा के अकॉर्डिंग जो टोटल मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? टोटल मास जो होता है वो मेरा, देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, चल लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मेरे अंदर, आपके अंदर, इस दुनिया में सबके पास जो मास होता है वो इस रेशियो में ये मास होता है टोटल, और ये हमारे मास का लमसम लमसम 99% सच बात है, परफेक्टली सच बात है। लेकिन 1% किसकी वजह से होता है ये अभी तक रिसर्च नहीं हो पाई है। ये मैंने बहुत अंदर की बात बता दी आपको, बहुत आगे की बात, क्योंकि टाइम था हमारे पास, तो मैंने बोला चलो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे देते थे। तो अभी आपको फील हुआ कि मेरे अंदर, आपके अंदर, सब दुनिया में हर एक चीज के अंदर जो मास है वो किसकी वजह से है? यस सर। फील आया कि एक्चुअली में मास है क्या? यस सर। ऐसी, तो देखो दो फीलिंग दिलाई मास की। एक तो आपको खाना खिला के भूखा रख के, Yes, अरे sir. वो व्रत वाला को खाना खिलाया था, ज्यादा एनर्जी यस स्टोर सर। करवाई थी। एक तो वो, और दूसरी फीलिंग ये कि मास एक्चुअली में होता क्या है, ये फ्लोट चार्ट बना के बताया। जो भी अच्छा फीलिंग आए उसे रखिएगा। और एक्चुअली में ये आपके बोर्ड लेवल का है नहीं, आपकी नीट लेवल का भी मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, बट थोड़ा सा हायर लेवल का था, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बचा लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन हमने किया है। अब ये क्वेश्चन कुछ हलवा टाइप के क्वेश्चन है होमवर्क में, 4 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, 7 क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। और आज हमने क्या क्या किया है यार बता दो मेरे को। Nucleus की introduction न्यूक्लियस of nucleus. इंट्रोडक्शन किया था, और क्या किया था? Mass energy relationship. मास एनर्जी रिलेशन किया था, और Question. भी कुछ किया था, देख लो। मास एनर्जी रिलेशन किया था आपने, फीचर ऑफ न्यूक्लियर देखा था। हाँ वैसे आप ये सारी चीजें आप एक ही स्टेटमेंट में क्लियर कर चुके हो, वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन पूरा ठीक है, चलो कोई ना, ठीक है। और हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ऑल क्लियर है सबका? यस Yes, सर। sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। यस सर। आई Yes, होप sir. कि आपको मजा आया होगा एकदम। Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Yes, sir. Bye, sir. बाय Good night, sir. एवरीवन, बाय, गुड नाइट।